Our today's topic is BPH, that is benign prostatic hyperplasia. Prostate gland is normally present in case of male, and it is a gland which is located between the bladder and the penis, just in front of the rectum. And prostate gland secrete fluid that nourishes and protect the sperm. So when there is enlargement in the prostate gland, the condition is called as benign prostatic hyperplasia. It is a benign condition. It is a non-cancerous condition. Here in this diagram, the prostate gland is shown. This is prostate gland. If there is enlargement of this gland, then it will compress the urethra. This is urethra, and the flow of urine will be obstructed. Here normal prostate is shown. This is normal prostate, and from here there is the normal flow of urine through the urethra. But in case of BPH, there is the enlargement of the prostate gland which will compress the urethra, and the flow of urine is obstructed. There will be backward flow of the urine into the bladder. The benign prostatic hyperplasia is a benign enlargement. Benign means non-cancerous. It is a benign enlargement of the prostate gland. और ये कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होती है? इट इज़ इन मेनली पेशेंट ओल्डर दैन द 50 years. बिकॉज एजिंग के साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. द प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जेस एक्सटेंडिंग अपवर्ड इनटू द ब्लैडर. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इतनी एनलार्ज हो जाएगी कि इट एक्सटेंडिंग अपवर्ड इनटू द ब्लैडर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन बाय एनक्रोचिंग द वेसिकल ऑरिफिस. वेसिकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये वेसिकल का जो ऑरिफिस है, ओपनिंग है, उसको एनक्रोच करती है. ठीक है, वहां तक पहुंच जाएगी और इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो ऑफ यूरिन. जो ब्लैडर से यूरिन आगे पास होना होगा वो नहीं हो पाएगा. After that, this condition is known as benign prostatic hyperplasia, that is BPH, the enlargement or hypertrophy of the prostate gland. ठीक है, तो देर विल बी hypertrophy of the prostate gland. तो it is most common urologic problem in मेल एडल्ट, है ना. मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है. आफ्टर दैट अबाउट 50% ऑफ मैन इन देयर लाइफ टाइम विल डिवेल्प BPH, है ना. 100 में से जो 50% मैन है, दे विल डिवेल्प द BPH. ऑफ दिस मैन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम विल हैव बॉदरसम लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम. ठीक है, मतलब 50% में से जो हाफ मेल होंगे उनमें सिम्टम बहुत ज़्यादा सिवियर होंगे. And after that definition, it is defined as a non-cancerous. ठीक है, ये एक benign condition है, non-cancerous, increase in the size of prostate gland which involve hyperplasia of prostatic stromal and epithelial cell. जो प्रोस्टेट में स्ट्रोमल सेल है. स्ट्रोमल हो गए जो सपोर्टिंग सेल्स है ना. स्ट्रोमल सेल या एपिथेलियल सेल है, दे बिकम हाइपरप्लेसिक. उनका हाइपरप्लेसिया हो जाएगा एंड दैट एनसर्कल द यूरिथ्रा. ठीक है, नॉर्मली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरिथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होती है. तो इट देयर विल बी द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट विच विल एनसर्कल द यूरिथ्रा इन द मेल एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड दैट मेक अ पार्ट ऑफ द सीमन, है ना. नॉर्मली जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करती है, इट नरिशेस और प्रोटेक्ट द स्पर्म. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ BPH. इट इज अ नॉन कैंसरस इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड विच इन्वॉल्व द हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेटिक स्ट्रोमल एंड द एपिथेलियल सेल that encircle the urethra and in the male, and it produces fluid that make a part of a semen. After that, incidence 50% incidence BPH का at the age of 50 year or 75% at the age of 80 year. After that, the causes and risk factor. Causes include mainly idiopathic है, unknown etiology है, and dihydrotestosterone. तो जो dihydrotestosterone है, it is a
हार्मोन है ना, नॉर्मली जो टाइप 2,5 अल्फा रिडक्टेस होता है प्रोस्टेट में, इट विल कन्वर्ट द टेस्टोस्टेरोन इनटू DHT, दैट इज डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड टू एंड्रोजन रिसेप्टर इन द सेल न्यूक्लियाई ऑफ द प्रोस्टेट विच कॉजेज द सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, जो सेल को मल्टीप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट. रिस्क फैक्टर में एजिंग है. प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट रेयरली कॉज साइन एंड सिम्टम, है ना, नॉर्मली जैसे अगर कम एनलार्जमेंट है तो साइन एंड सिम्टम नहीं होंगे, बहुत कम होंगे इन मेल यंगर देन द 40 ईयर. अबाउट 1/3 ऑफ मैन एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम बाय द एज ऑफ 60 एंड अबाउट हाफ डू बाय द एज ऑफ 80. So due to aging there will be the change in the male sex hormone that causes with the aging. After that the family history due to defective gene which may transmit from one generation to another, there may be the family history. Ethnic background में prostate enlargement is less common in Asian man and than the white or the black man. आफ्टर दैट हार्ट डिजीज एंड द डायबिटीज. तो डायबिटीज में भी जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बट वो कैसा होगा, इनइफेक्टिव होगा. तो ड्यू टू विच देयर विल बी द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो पेनक्रियास को स्टिमुलस जाएगा, पेनक्रियास और ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा, एंड जो एक्सेस इंसुलिन है इट स्टिमुलेट द लिवर टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF which is called as IGF. तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा which trigger the prostate growth और which will trigger the prostate enlargement. आफ्टर दैट हार्ट डिजीज डायरेक्टली ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है, बट हार्ट डिजीज की वजह से अदर प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि ओबेसिटी है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर या डायबिटीज. तो दीज मे लीड टू द BPH. After that lifestyle, obesity increases the risk of BPH while exercise can lower your risk. After that the pathophysiology of BPH. तो ड्यू टू etiological factor either due to dihydrotestosterone या family history there will be the enlargement of prostate gland. तो जब enlargement होगी तो जो normal thin और fibrous outer capsule है prostate का वो कैसा हो जाएगा, spongy और thick हो जाएगा, enlarge हो जाएगा, ठीक है, which may lead to hypertrophied lobes. जो prostate gland में lobes present है उनका भी cell size increase हो जाएगा and multiply करेंगे and it will compress the bladder neck. तो जब enlargement हो जाएगी तो ये bladder का जो neck है ना, जो जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मली प्रेजेंट होती है उसको कंप्रेस करेंगे और द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, क्योंकि जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होगी वो ब्लैडर नेक को भी कंप्रेस करेगा, है ना, कॉजिंग इनकम्प्लीट एम्पटिंग एंड यूरिनरी रिटेंशन विच में लीड टू डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ द यूरिन. तो ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाएगा एंड इट विल लीड टू ग्रेजुअल डायलेटेशन ऑफ यूरेटर एंड द किडनी. जब यूरिन आगे पास नहीं हो पाएगा तो बैकफ्लो होगा यूरिन का विच कॉजेज द डायलेटेशन ऑफ यूरेटर और द किडनी. जो यूरेटर और किडनी है उनका डायलिटेशन हो जाएगा. आफ्टर दैट इट लीड टू प्रोलॉन्ग यूरिनरी रिटेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज द UTI. जब ज्यादा टाइम तक रहेगा तो UTI हो सकता है ड्यू टू यूरिनरी स्टेसिस. आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट इंक्लूड हेसिटेंसी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन. हेसिटेंसी में क्या होता है, पर्सन हैज ट्रबल स्टार्टिंग और मेंटेनिंग यूरिन स्ट्रीम. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पर्सन को बार बार यूरिन आएगा, नॉक्चूरिया होगा, नाइट टाइम पे भी यूरिनेशन आएगा, अर्जेंसी, इमीडिएट अर्जेंसी होगी पर्सन को यूरिनेशन की. एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, एब्डोमिन के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा क्योंकि यूरिन पास नहीं हो पाएगा तो वो क्या है, प्रेशर लगाएगा, एब्डोमिनल स्ट्रेन पड़ेगा. डिक्रीज इन द वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, इंटरप्शन इन यूरिनरी स्ट्रीम कम हो जाएगा, ड्रिबलिंग होगी एंड सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर. And acute urinary retention mainly more than 60 ml urinary retention रहेगा. recurrent UTI हो सकता है due to urinary retention, fatigue
anorexia, nausea, vomiting, pelvic discomfort and pain, ultimately azotemia ना, जो nitrogenous waste है due to decreased urine output that might increase in the blood. तो renal failure may also result due to the chronic urinary retention and blood in the urine. After that, the assessment and the diagnostic method. It include history collection, history regarding the family history should be taken regarding BPH, and history regarding sign and symptoms. After that, physical examination including distal rectal examination, that is DRE. In this, doctor insert gloved finger into the rectum and then fills the part of the prostate next to the rectum. ठीक है, मतलब it is mainly used to check the size of the prostate. After that, urine analysis to screen for hematuria and UTI, and prostate specific antigen. Prostate specific antigen is a protein that is produced by the prostatic cells and is frequently present in elevated level in the blood of men who have prostate cancer. ठीक है, जिसको प्रोस्टेट कैंसर होगा उसमें जो प्रोस्टेटिक प्रोटीन है वो इंक्रीज होगी. तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर. आफ्टर दैट, यूरिनरी फ्लो रेट रिकॉर्डिंग है ना, जो यूरिन का फ्लो रेट है दैट शुड बी रिकॉर्डेड. द मेजरमेंट ऑफ पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन, की वॉइड करने के बाद कितना यूरिन रह गया है ब्लैडर में, दैट शुड बी मॉनिटर्ड. आफ्टर दैट, यूरोडायनेमिक स्टडी. In this, electrolyte level should be checked in the urine. After that, urethrocytoscopy. It is the cystoscopic examination of the urethra. In this, cystoscope is inserted that contain lens and light system which help the doctor to see inside the urethra and the bladder. After that, ultrasound to check the size of the prostate gland. Complete blood study including clotting study. After that, the medical management. मेडिकल मैनेजमेंट मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉज, सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट मेजर है दैट इंक्लूड, अगर पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो रहा है देन इमीडिएट कैथेटराइजेशन शुड बी डन इफ द पेशेंट कैन नॉट वॉइड. ठीक है, अगर कैथेटर इंसर्ट नहीं कर पाए तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोसोमी कर सकते हैं. इन दिस द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड थ्रू द सुप्राप्यूबिक एरिया इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन द यूरिन. आफ्टर दैट, वॉचफुल वेटिंग. वॉचफुल वेटिंग में क्या है, अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से जो सिम्टम है ज्यादा सवेयर नहीं है तो पेशेंट को वॉच कर सकते हैं कुछ टाइम तक टू मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन. अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वॉचफुल वेटिंग करनी है. After that, alpha blocker should be given. These help to relax bladder, neck muscle and muscle fiber in the prostate, making urinate easier. है ना, जो bladder neck है या prostatic muscle fiber है उसको relax कर देंगे which may lead to urination. For example, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin and silodosin. These are the alpha blocker which can be given in the BPH. And 5-alpha reductase inhibitor, as I had already explained this, कि 5-alpha जो reductase है it convert the testosterone into DHT, dihydrotestosterone. This dihydrotestosterone causes the prostate enlargement. So 5-alpha reductase inhibitor can be given which prevent the conversion of testosterone into DHT and help in the relieving the symptom of the BPH. So these medications shrink prostate by preventing hormonal changes that cause prostate growth. And these medication include finasteride and dutasteride, and these can take 6 months to 12 months to be effective treatment. After that, combination drug therapy in this both alpha blocker and 5-alpha reductase inhibitor can be given at the same time. Then the surgical management. Surgical management include minimally invasive therapy or invasive थेरेपी. तो मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी में
Cavities are becoming more common as an alternative to watchful waiting and invasive ट्रीटमेंट, है ना. इन्वेसिव ट्रीटमेंट और जो वॉचफुल वेटिंग है उससे ज़्यादा अच्छी कौन सी ट्रीटमेंट है? मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी. तो इट जनरली डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटल और द कैथेटराइजेशन. इट इंक्लूड ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, लेजर प्रोस्टेक्टमी, photovaporization, interstitial laser coagulation, intraprostatic urethral stunt. तो फर्स्ट वन इज ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी. ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी इज अ आउट पेशेंट प्रोसीजर है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TUMT, है ना, मतलब पेशेंट को एडमिट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है. इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ माइक्रोवेव, एज द नेम इंडिकेट इट इज माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ना. तो इसमें माइक्रोवेव्स को डायरेक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसयूरेथ्रल प्रोब, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा. टेम्परेचर शुड बी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट कॉजेज द डेथ ऑफ द प्रोस्टेटिक टिश्यू, थस रिलीविंग द ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसमें जो रेक्टल टेम्परेचर प्रोब है वो भी इंसर्ट की जाती है, जो रेक्टल एरिया में टेम्परेचर को कम करके रखेगी. बिकॉज अगर जो प्रोस्टेट को डैमेज करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, अगर वो रेक्टम में भी इंक्रीज रहेगा वैसे अगर ये प्रोब इंसर्ट नहीं करेंगे तो इट विल डैमेज द रेक्टल टिश्यू. तो टू प्रिवेंट द रेक्टल टिश्यू फ्रॉम डैमेज, रेक्टल प्रोब कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड एंड दैट्स टेम्परेचर शुड बी kept below 110 degree Fahrenheit. And this procedure take about 90 minutes. Post-operative urinary retention is a common complication. Thus, the patient is generally sent home with an indwelling catheter for 2 to 7 days, है ना. तो इसमें पर्सन को 2 से 7 दिन तक इंडवेलिंग कैथेटर इंसर्ट किया जाता है ताकि यूरिनरी फ्लो मेंटेन रहे और जो भी क्लॉट्स हैं या डेड टिश्यूज हैं वो उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाए. एंटीबायोटिक, पेन मेडिकेशन, ब्लैडर एंटीस्पाज्मोटिक मेडिकेशन आर यूज्ड टॉलरेट एंड प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर problem. After that, second is transurethral needle ablation. तो it is another procedure that increases the temperature of the prostate tissue. इसमें भी जो प्रोस्टेटिक टिश्यू का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, बट इसमें जो वेव्स का यूज किया जाता है दैट आर द रेडियो वेव्स. ठीक है, उसमें माइक्रोवेव्स का यूज था, इसमें रेडियो वेव्स का. एंड TUNA differ from the TUMT in that low wave radio frequency is used to heat the prostate. तो इसमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड की हीटिंग की जाती है, बट इसमें जो वेव्स यूज होते हैं दैट आर द रेडियो वेव्स. एंड ओनली प्रोस्टेट टिश्यू इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द नीडल इज अफेक्टेड, है ना. जो नीडल के कंटेक्ट में प्रोस्टेटिक टिश्यू आएंगे वही अफेक्टेड होंगे, सराउंडिंग टिश्यू को कोई हार्म नहीं होगा. The extent of tissue removed by this process is determined by the amount of tissue contact, amount of energy delivered and the duration of the treatment, है ना. जो टिश्यू रिमूव होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने टिश्यू उस नीडल की कंटेक्ट में आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी डिलीवर हो रही है और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लेजर प्रोस्टेक्टमी. Prostatectomy means removal of the prostate. The use of laser therapy through visual or ultrasonic guidance is an effective alternative to TURP, है ना. तो मतलब टर्प के कंपैरिजन में लेजर की हेल्प से प्रोस्टेट को रिमूव करना भी एक अच्छा प्रोसीजर है. द लेजर बीम इज डिलीवर्ड ट्रांसयूरेथ्रली थ्रू अ फाइबर इंस्ट्रूमेंट एंड इज यूज्ड फॉर कटिंग, कोगुलेशन, वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेटिक टिश्यू, है ना. तो इसमें जो प्रोस्टेटिक टिश्यू है उनको कट किया जाता है. आफ्टर दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ लेजर प्रोसीजर यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज, वेवलेंथ एंड डिलीवरी सिस्टम. तो डिफरेंट वेवलेंथ का यूज किया जाता है प्रोस्टेक्टमी के लिए. आफ्टर दैट फोटो वेपराइजेशन एंड ट्रांसयूरेथ्रल लेजर रिसेक्शन. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो वेपराइजेशन. इसमें भी जो प्रोस्टेटिक टिश्यू है उनका वेपराइजेशन किया जाता है और उनको रिमूव किया जाता है. इट यूजेज अ हाई पावर ग्रीन लेजर लाइट टू वेपराइज
द प्रोस्टेट टिश्यू है ना, जो प्रोस्टेटिक टिश्यू है उनको वेपराइज किया जाएगा. इम्प्रूवमेंट इन यूरिन फ्लो सिम्टम आर ऑलमोस्ट इमीडिएट आफ्टर द प्रोसीजर. जैसे ही प्रोसीजर होगा उसके एकदम बाद सिम्टम्स रिलीव होना स्टार्ट हो जाएंगे. मिनिमम ब्लीडिंग हो सकती है एंड कैथेटर इज यूजुअली इंसर्टेड फॉर 24 to 48 hours afterward. PVP works well for larger prostatic gland. फोटो वेपराइजेशन जो है ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट ज़्यादा है तो उसके लिए यूज़ होती है. आफ्टर दैट इंटरस्टिशियल लेजर कोगुलेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ILC. इसमें भी लेजर की हेल्प से कोगुलेशन किया जाएगा. द प्रोस्टेट इज व्यूड थ्रू अ सिस्टोस्कोप. प्रोस्टेट का विजुअलाइजेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप एंड द लेजर इज यूज टू क्विकली ट्रीट प्रिसाइज एरिया ऑफ द एनलार्ज है ना. और लेजर की हेल्प से जो एनलार्ज्ड एरिया है उसको रिमूव किया जाएगा. प्रोस्टेट बाय प्लेसमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल लाइट गाइड डायरेक्टली इनटू द प्रोस्टेटिक टिश्यू. तो इसमें जो इंटरस्टिशियल लाइट्स होती हैं उनकी हेल्प से मतलब प्रोस्टेटिक जो एनलार्ज टिश्यू होते हैं दैट शुड बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर. आफ्टर दैट इंट्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल स्टंट. तो इसमें स्टंट प्लेस किया जाता है. स्टंट शुड बी इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा टू द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन. जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगी वहां तक इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया जाएगा. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ यूरेथ्रा वाइडन द बोर है ना. जब उसको ओपन किया जाएगा तो जो यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्टेड यूरेथ्रा है वो ओपन हो जाएगा. आफ्टर दैट इन्वेसिव थेरेपी. इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक BPH इन्वॉल्व सर्जरी है ना. अगर सिम्टम ज़्यादा सवेयर हैं तो उसमें सर्जरी जरूरी है. इट इंक्लूड TURP TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. 1 मार्क्स में ये आ जाते हैं ना. TURP TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू यूजिंग अ रिसेक्टोस्कोप इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा. इसमें रिसेक्टोस्कोप को इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और जो प्रोस्टेटिक एनलार्ज टिश्यू है उनको रिमूव किया जाता है. शोन इन दिस डायग्राम दिस इज रिसेक्टोस्कोप एंड इट इज inserted through the urethra into the up to the prostate gland and the prostate tissue are removed. After that, TURP is performed under a spinal or general anesthesia and require a 1 to 2 day hospital stay. नो एक्सटर्नल सर्जिकल इंसिजन इज मेड. इसमें एक्सटर्नली कोई इंसिजन नहीं देना पड़ता है, बस ट्रांसयूरेथ्रली ये प्रोसीजर करते हैं. इसमें रिसेक्टोस्कोप इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा के थ्रू टू कॉटराइज द ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रोस्टेटिक टिश्यू. तो इसमें लार्ज 3-way indwelling catheter और 30 ml balloon is inserted into the bladder after the procedure, ताकि जो भी ब्लड क्लॉट्स हैं, डेड टिश्यूज हैं वो रिमूव हो जाए. After that, second is transurethral incision of the prostate. वो था transurethral resection of prostate TURP and this is TUIP transurethral incision of the prostate. तो it is a surgical procedure done under the local anesthesia for men with moderate to severe symptom. तो इसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पास थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू ही पास करेंगे और इट मेक सेवरल और 1 to 3 इंसिजन आर मेड इन द प्रोस्टेट और द प्रोस्टेट कैप्सूल टू रिड्यूस द प्रोस्टेटिक प्रेशर. ठीक है, इसमें इंसिजन करेंगे. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेटिक कैप्सूल है उसमें छोटे छोटे इंसिजन करेंगे विच रिलीव्स द प्रेशर ऑन द यूरेथ्रा एंड इम्प्रूव यूरिन फ्लो. So these are the two surgical technique, TUIP or TURP. And TUIP is an option for patient with smaller, moderately enlarged prostate gland. TUIP has similar patient outcome to TURP in relieving the symptom. After that, nursing assessment में obtain history of voiding symptom including onset, frequency of day है ना. जो भी symptom है उससे regarding patient से history लेनी है and determine impact on quality of the life. After that, perform rectal और abdominal examination करेंगे to check the degree of prostatic enlargement and other जो भी diagnostic test and that should be indicated to the patient. After that,
कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, इनवॉलेंट्री ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, है ना, क्योंकि ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री होगी। ब्लैडर डाइवर्टिकुला हो सकता है ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर, है ना, आउटपोचिंग हो सकती है। सिस्टोलिथियासिस, ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू यूरिनरी स्टेसिस। वेसिकुलो यूरिथ्रल रिफ्लेक्स, द यूरिन में रिगर्सिटेट फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर और द किडनी। आफ्टर दैट हाइड्रोयूरेटर हो सकता है, यूरेटर में यूरिन कलेक्शन हो सकती है, किडनीज में यूरिन कलेक्शन हो सकती है, एंड द यूटीआई में अकर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ऑल्सो अकर। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।